Hello friends, again welcome to the channel of तक्षशिला फिजिक्स एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। 3 टॉपिक कवर किए थे लास्ट टाइम बिकॉज पहला ही लेक्चर था हमारा जिसमें हम लोगों ने लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में पैरामीटर्स को कंपेयर किया था, डिफरेंस क्या है वो देखा था। उसके बाद सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखी थी। और थर्डली हमने देखा था कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्योंकि हमें आगे लगने वाला है। और थैंक्स फॉर सपोर्ट, बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो आई विल कीप बोथ लैंग्वेजेस, कहीं पे हिंदी कहीं पे इंग्लिश चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। सो लेट्स सी बेसिकली व्हाट वाज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोगों ने यूसीएम भी बोला था। यूसीएम क्या था, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। There is a particle or object which is performing circular motion along the circumference of circle, जिसका रेडियस वेक्टर है r bar, which is directed from center O towards circumference A. The velocity at each point, जो velocity है वो हर point पे tangential होगा, in the direction of tangent होगा, right? हमने यहाँ बोला था कि जैसे ही पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट पे जाएगा, मतलब जब ये सर्कमफरेंस पे घूमेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है पर मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब हर एक पॉइंट पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज सेम। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में मैंने आपको बताया था कि इस पार्टिकल पे एक एक्सेलरेशन एक्ट होगा विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए आर बार गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। माइनस साइन क्यों लिखा था हमने, क्योंकि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये टूवर्ड सेंटर है और रेडियस वेक्टर जो था वो अवे फ्रॉम सेंटर था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आगे लगने वाला है हम लोगों को, राइट। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिर्फ इतना ही है कि इन दिस केस पार्टिकल का स्पीड हर एक पॉइंट पे सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, नथिंग एल्स। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यूसीएम में हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम था, नॉन यूसीएम में वैसा नहीं है। इफ़ यू सी व्हाट इज नॉन यूसीएम, देन द पार्टिकल हैज़ डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। डायरेक्शन तो हमेशा अलॉन्ग द टेंजेंट ही होगा। तो ए पॉइंट पे जब पार्टिकल है तो उसका वेलोसिटी है वी ए बार, और जब वो बी पॉइंट पे गया तो उसका डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट है पर उसका जो स्पीड है वो चेंज हो गया अब वी बी बार। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे वी ए और वी बी बार के वेक्टर में साइज का डिफरेंस बताया है, क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब इस बेसिक डिफरेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें और आती है इसमें, जैसे जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, दिस इज आर बार फर्स्ट ऑफ ऑल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन था विच वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगर आर बार अवे फ्रॉम सेंटर है तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये जो है ये टूवर्ड्स था। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आपके पास एक ही एक्सेलरेशन था विच इज़ रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे आपके पास और एक एक्सेलरेशन है which is towards a tangent, which is in the direction of v bar, and that is called as tangential acceleration. तो डिफरेंस समझो, बहुत ज़रूरी है ये। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके स्टेट बोर्ड में के एग्जाम्स में, जेडबल नीट में, और बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत होता है यहाँ पे कि पहले तो एक ही एक्सेशन था टूवर्ड सेंटर, फिर ये दूसरा कहाँ से आ गया। तो दूसरा इसलिए आया क्योंकि स्पीड भी चेंज हो रहा है। पहले केस में यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा था वेलोसिटी का। यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विच इज स्पीड वो भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा आपका टूवर्ड्स सेंटर विच इज सेंट्रीपिटल, और एक एक्स्ट्रा जो आ गया दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी बार। तो ये कहाँ से आया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इतना ही डिफरेंस है, राइट। तो आई विल जस्ट मेक अ नोट हियर कि ये कहाँ से आता है। सो इन यूसीएम, in non-UCM basically, in non-uniform circular motion, the speed as well as direction of velocity is changing. Direction of velocity is changing. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, राइट। Therefore, in addition to radial acceleration, there is also tangential acceleration. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज while solving problems I have seen students not remembering this. Okay, just to tell you again one thing, हम लोगों ने डायरेक्शंस भी देखे थे। ये सर्कल है, there is a particle performing circular motion in let us say clockwise direction. इस केस में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन थीटा बार, उसके बाद आपके पास ओमेगा बार विच इज एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूज ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वैल्यूज ऑफ ओमेगा। तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। केसेस कब था, ऊपर की तरफ कब होगा, जब आपका फाइनल वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू, और नीचे की तरफ कब होगा, जब आपका फाइनल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आई एम रिपीटिंग इट, आई थिंक मैंने वर्ड गलत यूज़ किया है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या तो इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा या अपोजिट टू दैट होगा। इन द डायरेक्शन कब होगा, जब आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, एंड अपोजिट कब होगा, जब आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है अल्फा बार क्या लिखा था आपने, ओमेगा एफ बार माइनस ओमेगा इनिशियल बार अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। टाइम ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके ऊपर बार मत डालना, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट डूइंग दैट मिस्टेक, वैसा नहीं होता है वो, राइट। ओके, तो आपको इतना ही पता होना चाहिए यूसीएम और नॉन यूसीएम में। बाकी जो रिक्वायर्ड आपका जो टेक्स्ट है वो आपको बुक में से मिल जाएगा। बेसिकली यही समझा के दिया है उन लोगों ने, राइट। इस पे एग्जाम्पल्स हम लोग थ्योरी खत्म होने के बाद लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें हम लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे। Yeah, so we will discuss dynamics of circular motion. डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पहला टॉपिक जो हम देखेंगे दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बेसिकली ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन लिखा था वहीं से आता है। वहाँ से कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो हम लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज़ मूविंग अराउंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। मैं यहाँ पे फिलहाल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, ओके। इस केस में हमने देखा कि हमारे पास एक रेडियस वेक्टर है आर बार विच इज फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स द सर्कमफरेंस, अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब, और एक्सेलरेशन जो है इट इज टूवर्ड्स ए आर बार, राइट। बट द थिंग इज
आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए। तो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बोल रहे हो कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो अलोंग सर्कमफरेंस कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा है, वेलोसिटी डेफिनेटली टेंजेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन आया। बट देन व्हाट वी से इज बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स लॉ, इफ देर इज एक्सेलरेशन देर इज अ फोर्स, राइट। बहुत सिंपल है। तो अगर वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। तो वहाँ पे एक फोर्स है विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब जो फोर्स ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ लेके जाएगा, सेंट्रीपिटल। एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय m इंटू ए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया आपके पास m, विच इज मास ऑफ द पार्टिकल। जो भी पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका कुछ मास होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी होगा, 10 ग्राम व्हाटएवर इट इज। एक्सेलरेशन हम लोगों ने लिखा था माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार था एक, राइट। तो ये आपका हो गया। मैं बेसिकली सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिखूंगा, आई विल राइट ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड m ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, डजंट मैटर। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन के 3 फॉर्म लिखे थे। ए इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू वी ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे मैं सी पी लिख रहा हूँ, सी पी मतलब आर ही है वो, इट इज़ रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसके भी 3 फॉर्म मिलेंगे आपको, एम ओमेगा स्क्वायर आर जो ऊपर डिराइव किया है, या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एम वी ओमेगा। दिस इज व्हाट यू विल गेट, दिस आर द 3 फॉर्म्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, स्केलर फॉर्म। इसी को वेक्टर में लिखना है तो बहुत सिंपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। आर बार में डायरेक्शन आ गया, आर बार मतलब टूवर्ड्स सेंटर, लेकिन माइनस साइन मतलब अपोजिट टू दैट, तो अवे फ्रॉम सेंटर, राइट। राइट, इट्स नॉट राइट, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। नेगेटिव साइन हम लोगों ने जो लिखा है वो आर बार को अपोजिट था, क्योंकि आर बार इज अवे फ्रॉम द सेंटर। बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं इसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में, तो याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब आर बार का डायरेक्शन होता है अवे, तो सेंट्रीपिटल का फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स। दूसरा फॉर्म आपके पास है एम वी स्क्वायर बाई आर, तो ऐसा लिख सकते हो इसको, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर बार। आर बार नहीं लिख सकता मैं, मुझे अगर आपको याद होगा 11th में आप लोगों ने यूनिट वेक्टर्स सीखा था, तो यूनिट वेक्टर्स मतलब आर कैप विच इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। और माइनस साइन डालना ज़रूरी है क्योंकि ये जो फोर्स है ये टूवर्ड्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सिमिलरली एम वी ओमेगा आर कैप, तो आर कैप हमने सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर लिया है, दैट्स इट। इसमें और कोई इसका यूज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। तो मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया, क्योंकि हम लोगों ने बोला था इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि वहाँ पे एक एक्सेलरेशन है ए आर बार विच इज़ गिवन बाय, इफ यू रिमेंबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। तो एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा ही, राइट, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दैट फोर्स विल हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ही बता रहा है ना आपको, एफ बार इक्वल टू एम ए बार। तो जो डायरेक्शन ए बार का होगा वही डायरेक्शन एफ बार का होगा, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन भी टुवर्ड सेंटर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर हम लोगों ने सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स के अलग अलग फॉर्मूलाज लिख लिए, क्योंकि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम लोगों ने सिर्फ अलग अलग उसके इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, इन टर्म्स ऑफ वी एंड इन टर्म्स ऑफ वी एंड ओमेगा हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया। फिर हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, नथिंग मोर, ओके। देन
दूसरा जो फोर्स आपको सीखना है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, विच इज़ प्रीटी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल है ये, आपने नाम भी सुना है इसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बना के मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये जो फोर्स है इट इज़ अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब फेक फोर्स, रियल फोर्स नहीं है ये बेसिकली। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। सपोज आप एक बस के अंदर बैठे हो या कार के अंदर बैठे हो और एक सडनली टर्न आया टूवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा एक सर्कुलर टर्न है, तो आप एक पुश फील करते हो, आपको लगता है कि कोई आपको बस से बाहर की तरफ धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, राइट, ऐसा आपको लगता है, मतलब कोई मारता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सूडो फोर्स है। ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे अगर, तो इस टर्न पे आने से पहले मैं डायग्राम को मॉडिफाई करता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। आई विल ड्रॉ अ बिग सर्कल, दिस इज अ सर्कल बेसिकली, राइट। तो इस टर्न पे आने से पहले आपका बस चल रहा था स्ट्रेट लाइन में, ये इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन वाज लीनियर, ओके। अब टर्न आया, राइट, टर्न आया मतलब इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स सर्कुलर मोशन, ओके। अगर इस बस को रोड से बाहर नहीं जाना है तो, मतलब इसको रोड से बाहर नहीं जाना है तो बेसिकली क्या होता है, देयर हैज़ टू बी सम फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए। अब आपको ये सोचना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से बस के पास। तो क्या होता है बेसिकली, बस के जो टायर होते हैं, टायर और रोड सरफेस में फ्रिक्शन होता है, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए बस स्मूथली टर्न ले सकता है। हम आगे सीखने वाले हैं ये, तो डोंट गेट ओवरबर्डन विद दिस। सिर्फ इतना है कि सर्कुलर मोशन मतलब जैसे ही कर्व सरफेस पे आपका बस आया, जो भी होगा व्हीकल, उसको सेफली टर्न लेने के लिए, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ये हमने अभी अभी देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। तो वो आया कहाँ से, वो आता है फ्रॉम द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर सरफेस, इसलिए बस स्किड नहीं होता, इसलिए बस स्मूथली टर्न ले सकता है। लेकिन आप बस के अंदर बैठे हो, तो अगर बस स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा था तो उसके अंदर अगर आप बैठे हो, ये रेड डॉट मतलब आप हो, तो आप भी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे थे बेसिकली। अब जब बस ने टर्न लिया तो आप भी बेसिकली बस के साथ साथ टर्न ले रहे हो, लेकिन बस के पास फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसको बचाएगा, जो उसको बाहर की तरफ पुश नहीं होने देगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा बेसिकली, पर आपके पास वो नहीं है। तो इसलिए आपको एक आउटवर्ड पुश फील होता है, तो आपको लगता है कि आपको कोई बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। दैट्स व्हाई आई कॉल इट एज, वी कॉल इट एज सूडो फोर्स, ये फेक फोर्स है, राइट। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो नेगेटिव साइन आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction to that of, और उल्टा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना ज़्यादा बेटर होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is equal in magnitude but opposite in direction to that of centripetal force. ऑल राइट, तो इतना अगर समझ गया तो इक्वेशन ईजी हो गए। कैसे, मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जस्ट नेगेटिव ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला तो हमने बना के रखे थे। क्या क्या फॉर्मूलाज थे, एम ओमेगा स्क्वायर आर बार
नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे और एक नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो आपको मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर बार, या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर कैप, या फिर एम ओमेगा वी आर कैप। सिंपल। आर कैप या फिर आर बार मतलब क्या, इस फोर्स का डायरेक्शन जो है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर होगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप होगा, आपको ये पता होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर होगा। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज अपोजिट टू दैट, राइट। बहुत बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ बात इतनी है कि आप लोगों को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो अच्छे होने चाहिए। डजंट मैटर, आई विल गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स आल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी होगा तो वी विल गो थ्रू स्क्रैच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट we decided to talk about applications of uniform circular motion. Let's start with the new page. चलो, तो जो अगला टॉपिक हमारा आज का लेना है हमको, अब इस एप्लीकेशंस में मैं सारे एप्लीकेशंस आज नहीं लूँगा, हम लोग एक एप्लीकेशन लेंगे, एक या दो लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे के लिए रखेंगे बाकी के एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड हैंड राइटिंग आई विल इम्प्रूव, सॉरी फॉर दिस, बहुत टाइम के बाद मैं डिजिटल पैड पे लिख रहा हूँ, सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट। ओके, तो हमको पहले देखना है कि व्हाट इज व्हाट आर द इक्वेशंस इन्वॉल्व व्हेन देयर इज अ व्हीकल। हमारे पास एक गाड़ी है विच इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अभी हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है वो समझाऊंगा मैं। व्हीकल मूविंग अलोंग a horizontal circular track, मतलब बेसिकली हमारे पास वही एक रोड है या फिर एक रोड का पार्ट है, राइट, देयर इज अ रोड विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ओके, राइट, मैं इसे बताने के लिए कर रहा हूँ, हमको ये नहीं, इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको जो एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी उसका डायग्राम मैं भी ड्रॉ करूँगा। तो लेट्स सी, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये सेंटर है ओ या फिर सेंटर है सी, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पे एक व्हीकल है, यहाँ पे एक व्हीकल है। अब मैं इसी का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ इट हियर। ओके, तो ये हो गया आपका सेंटर सी। ओके, यहाँ पे हो गया आपका ये गाड़ी, और यहाँ पे है गाड़ी के, सॉरी फॉर माय ड्राइंग अगेन बिकॉज इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम, ये है टायर्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद रोड सरफेस। अब हमको देखना क्या है, बेसिकली हमको ये देखना है कि कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, राइट। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। तो यहाँ पे तीन फोर्सेस व्हीकल पे एक्ट होते हैं। तीन कौन से पहला फोर्स बॉडी का मास होगा, अगर मास है तो उस मतलब मास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा विच इज वेट ऑफ द बॉडी विच इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो mg। सो वेट ऑफ व्हीकल mg विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ अजम्पशन होते हैं बेसिकली, मतलब यहाँ पे हम लोग व्हीकल को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि पूरा का पूरा मास एक पॉइंट में, मतलब सेंटर ऑफ मास में कॉन्सेंट्रेटेड है। वो बेसिक अजम्पशंस है। ये क्यों है मैं आगे बताऊंगा, जब हम लोग आगे डिटेल में रोटेशनल डायनामिक्स सीखेंगे तो हम लोग इसको पार्टिकल क्यों मान के चलते हैं, मैं तब बताने की कोशिश करूंगा ये। उसके बाद आपको पता है कि देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन, there is a normal
रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया एन। उसके बाद तीसरा फोर्स है फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, एफ एस, विच इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। मतलब ये एफ एस का डायरेक्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज एफ एस डायरेक्शन ऑफ एक्स, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो तीन फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन, वेट एंड force due to friction, due to static friction. Force of static friction. Okay. All right. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन कभी दूर ही नहीं होता। देखो, द प्रॉब्लम इज कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ सोच नहीं सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग टूवर्ड सेंटर ही क्यों दिखाते हैं, अवे क्यों नहीं दिखाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना ही है। मैं वापस बेसिक्स पे आता हूँ, इस डायग्राम पे जो हमने सीखा था। मैंने यहाँ क्या बोला, हम लोगों को अगर व्हीकल को स्मूथली टर्न दिलवाना है, हमको इस व्हीकल को स्ट्रेट लाइन में जाने नहीं देना है, मतलब स्मूथली टर्न दिलवाना है तो, और सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लाने के लिए ही टायर और रोड सरफेस में फ्रिक्शन होता है और होना चाहिए, राइट। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड सेंटर। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, वो आपको फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो द रोल ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज टू गिव सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल, इन शॉर्ट, राइट। उसको बाहर नहीं जाने देना है, उसको मेंटेन रखना है उसके ट्रैक पे। आई होप आपको ये समझा होगा। ओके, अब फ्रॉम डायग्राम यू कैन सी, आपको क्या दिखता है फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम फिगर व्हाट यू कैन सी इज नॉर्मल रिएक्शन, ये बैलेंस कर रहा है mg को क्योंकि अपोजिट है, इक्वेशन 1। दूसरा क्या बताया आपको, मैंने अभी बताया दूसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन provides necessary centripetal force for circular motion, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका मतलब एफ एस इज प्रोवाइडिंग यू एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम लोगों ने इक्वेशन लिखे थे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई नेगेटिव साइन या कोई वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर। हमने तीन फॉर्म लिखे थे बेसिकली, राइट, इक्वेशन 2। अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, राइट। अब यू विल सी, अगर आप डिवाइड करोगे तो एफ एस बाई एन विच इज एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी, एम एम हो गया आपका कैंसिल। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा, यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट, नो प्रॉब्लम। और आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली इफ यू रिमेंबर फ्रॉम 11th, आपको ये चीज़ पता होगी कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू mu s into n, where mu s is coefficient of static friction. So this is coefficient of static friction. तो ये आपने 11 में सीखा था, force of static friction is nothing but mu, which is coefficient of static friction into n, normal reaction. Therefore आपका ये इक्वेशन बन जाएगा mu s n अपॉन n, सिर्फ मैंने एफ एस की जगह पे म्यू एस इंटू एन लिखा है, वी स्क्वायर बाय आर जी, एन एन आपका कैंसिल हो गया, ओके, राइट। देयरफॉर आपको मिल गया वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी, म्यू एस आर जी, राइट। ओके, देयर इज स्लाइट चेंज।
हम लोग जब एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन लिखते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स. इसका मतलब ये हो गया आपका मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, राइट राइट. सो दिस इज एन अपर लिमिट. जब आप लिखते हो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यू राइट इट फॉर अपर लिमिट, नॉट फॉर लोअर लिमिट. ओके, इट इज़ फॉर अपर लिमिट, मतलब मैक्सिमम फोर्स के लिए लिखा जाएगा वो. ओके, तो ये आपका जो वेलोसिटी हो गया, जो स्पीड हो गया आपका, बेसिकली ये भी मैक्सिमम स्पीड है. देयरफॉर वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, राइट. तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड. मतलब ये मैक्सिमम स्पीड है जिसके साथ आप सर्कुलर रोड पे टर्न ले सकते हो. अगर आपका व्हीकल का स्पीड इक्वेशन नंबर 3 से ज़्यादा हुआ तो आपका गाड़ी सीधा सीधा रोड से बाहर निकल जाएगा. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड with which you can take turn on a circular track. ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है. हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे एक व्हीकल है, उसको सेफली टर्न लेना है, उसको ऑफ द रोड नहीं जाना है, स्किड नहीं होना है. तो हमको उसके लिए इक्वेशन डिराइव करने हैं, स्पीड के लिए इक्वेशन डिराइव करना है. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली. हम लोगों ने ये फिगर नंबर 2 और 1 ड्रॉ कर लिया. और फिगर नंबर 2 में आप देख रहे हो कि जब एक गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रही है तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. उस पर 3 फोर्स थे. एक था वेट mg, एक था नॉर्मल रिएक्शन विच इज अपोजिट टू mg, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो याद रखना, मैं अगले टॉपिक में काम में आएगा हमें. तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना, क्योंकि गाड़ी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है इसके लिए. ओके, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, तो एन इक्वल टू एम जी मिल गया. और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपको एम वी स्क्वायर बाई आर वाला इक्वेशन मिल गया. आपने सिर्फ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया. फिर आपको 11 का एक 11 का हमने सीखा है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ static friction is given by mu s into n, where mu s is coefficient of static friction. Okay, सिर्फ आपने सिंप्लीफाई कर लिया and you find the equation for maximum safety speed. All right, so my idea is to stop here. Keep giving me feedback. जो एक 2-3 बच्चों ने बताया कि थोड़ा सा हिंदी में रहेगा तो अच्छा रहेगा उनके लिए, तो आई विल ट्राई कि दोनों लैंग्वेज में हो. Or any other problem, just feel free to contact me. Have a nice day. Stay safe. Stay inside. See you soon.